25-30 मिनट की, बस उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, नेशनल हेल्थ मिशन ये लॉन्च हुआ था 2013 में। 2013 में ये लॉन्च हुआ था नेशनल हेल्थ मिशन। एक तो ये चीज़ हो गई हमारे लिए काम की कि लॉन्च कब हुआ था। इट इज लॉन्च इन 2013। इसके कंपोजिशन थे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब ये दो अलग अलग कंपोनेंट थे, ऐसा नहीं है कि 2013 से ही ये दोनों चल रहे थे, नहीं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 से चल रहा था। क्या हुआ कि फिर उसके बाद ये हुआ कि दोनों को कंबाइन करके सेंटर ने अपने अंडर में लेके, ये हुआ कि दोनों को कंबाइन करके चलाना है, तो इन दोनों को मिला के एक नया मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन। इसका जो बेसिक वो था गोल, अकॉर्डिंग टू 12 5 ईयर प्लान 2012 टू 2017, 2012 से 2017 का, जिसको हम कहते हैं 5 ईयर प्लान, 5 5 साल का प्लान करके आता रहता है। तो इसमें जो गोल थे नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में, अब वो होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम करना है कितना, टू 1/1000 लाइव बर्थ। अगर 1000 लाइव बर्थ हो रही है तो कम से कम मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए, 1000 लाइव बर्थ पे एक लेडी की मौत। ये इनको रिड्यूस करना था, इतना तक लेके आना था, 1/1000 तक। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना लेके आना था, 25/1000 लाइव बर्थ, 25 लेके आनी थी। और टोटल फर्टिलिटी रेट ये अभी आगे कंट्रासेप्शन में भी ये पार्ट है। टोटल फर्टिलिटी रेट इसको लेके आना 2.1। 2.1 जो है एक, इसको इन्होंने लेके आए, ये मकसद था लेके आना, अभी तक इसको लेके आ नहीं पाए। इससे क्या होगा, 2.1 का मतलब जब फर्टिलिटी रेट हम पढ़ेंगे तो 2.1 अगर हो जाएगा यानी टू चाइल्ड नॉर्म, जो है ना, हम दो हमारे दो, टू चाइल्ड नॉर्म तभी अचीव होगा जब फर्टिलिटी रेट आ जाएगा 2.1 पे। 2.1 पे अगर फर्टिलिटी रेट आ रहा है तो टू चाइल्ड नॉर्म तब जाके अचीव होगा। ये इनका गोल था, और गोल्स हैं इसके अलावा। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वोमेन है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वोमेन यानी एज, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यही है 15 to 49 ईयर्स। इनमें एनीमिया को प्रिवेंट करना था, इनको प्रिवेंट करना था। अब वो उसके लिए आयरन एंड फोलिक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारी चीज़ें थी, अलग अलग कंपोनेंट्स में है वो। एनीमिया को कम करना था रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वोमेन्स में। इसके अलावा कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से जो मोर्टिलिटी या मॉर्बिडिटी हो रही है उनको रोकना था और कम करना था। पॉकेट एक्सपेंडिचर, टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसमें, उसको हाउस होल्ड लेवल पे यानी पर कैपिटा लेवल पे कम करना था। ट्यूबरक्लोसिस से जो भी मोर्टिलिटी हो रही है उसको सालाना हाफ कर देना है। हाँ, जब जितनी हो रही है करंट में उसको हाफ कर देना है, आधा कर देना है। मलेरिया इंसिडेंस कितना हो जाना चाहिए, << 1/10। ये इसके सब गोल्स हैं, ये हर जगह लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। लेप्रोसी का प्रिवेलेंस, यही एलिमिनेशन लेवल ऑफ लेप्रोसी जो है << 1/10,000 लेके आना है। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसका इंसिडेंस 0 तक आ जाए, ये गोल्स हैं। हम्म, जितने भी डिस्ट्रिक्ट वहां पे माइक्रोफाइलेरिया का प्रिवेलेंस << 1% हो जाए। काला आजार को एलिमिनेट करना था बाई 2015। ये इसके गोल्स थे नेशनल हेल्थ मिशन के। अब उसके बाद जो इसका पहला कंपोनेंट था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वैसे तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो 2005 से ही स्टार्ट हो गया था, 2005 से ही स्टार्ट हो गया था। अच्छा, एक चीज इसमें और थी, जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो किसके अंडर में रन करता है, उसको चलाता कौन है। उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर इसके अंडर में जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो रन करता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अब इसकी क्या स्ट्रेटजी थी, इसमें ये था कि सबसे पहले जो पंचायती राज हमारा जो कंट्री है ये क्या है, इसको पंचायती राज का वो विलेज लेवल, सब उसके बाद ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस तरीके से इसको बांटा गया, तो इसको पंचायती राज कहा जाता है। इनकी ट्रेनिंग और इन्हांस होना था इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के उस पे लेवल पे। इसके अलावा इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर पहुंचाने थे घर घर तक, और वो किसके जरिए, आशा, नाम है ना आशा,
एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इनका रिक्रूटमेंट करना था और ट्रेनिंग करनी थी इनकी, आशा की। हाउस होल्ड, घर घर जाके ये लोग क्या करते थे, इनको जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज तो वहाँ लोगों तक पहुँचाना था। और जो दवाएं थी या डिपो होल्डर्स इनको कहा जाता है, डिपो होल्डर्स में क्या, बहुत सारी दवाएं थी ना, जैसे हमने बात की थी डार्ट्स में, तो ये लोग डार्ट्स पर पर्सन पहुंचाते थे। और भी बहुत सारे इनके काम है। विलेज हेल्थ कमेटी बनाई गई। विलेज हेल्थ कमेटी के जरिए क्या था, हेल्थ प्लान, हर गांव के लिए हेल्थ प्लान तैयार करना था। हाँ, और एक अनटाइड फंड, मतलब ये है कि जो सब सेंटर है, अब सब सेंटर लेवल पर डायरेक्ट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलना था। ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट देगी या डिस्ट्रिक्ट उसको देगा, नहीं, आएगा तो डायरेक्ट वहां से, अब वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर से। सेंट्रलाइज्ड पूरा ये मिशन था। जो पहले से पीएचसीज और सीएचसीज यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो थे या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स थे, उनको और मजबूत करना था। कैसे करना था, 3 to 50 बेडेड सीएचसी पर लाख पॉपुलेशन। हाँ, 1 लाख पॉपुलेशन में कम से कम 30 से 50 बेड का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन, उनको इम्प्लीमेंट करना था। और बहुत सारी प्लानिंग इसमें होनी थी। इसमें एक चीज, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी, वो थी जननी सुरक्षा योजना। ये भी 2005 में ही स्टार्ट हो गई थी, जननी सुरक्षा योजना। इसके अंडर में क्या था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल की हो, उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी क्या होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, प्लस उनको इंसेंटिव भी दिया जाता था पर डिलीवरी। इंसेंटिव मिलता था पर डिलीवरी। और कब मिलता था, जब उनकी डिलीवरी किसी सरकारी हॉस्पिटल में होगी तब। अब वो चाहे सीएचसी पे हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे हो, कहीं पे भी हो। इसकी की स्ट्रेटजी क्या थी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की, जो सबसे की कंपोनेंट था इसका, वो एक था ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट। सबको पता है उसका नाम है आशा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। हर गांव के लिए एक था, ये था पर विलेज। अब विलेज की आमतौर से हमारे यहाँ ये कहा गया कि एक विलेज में 1,000 पॉपुलेशन पहले थी। अब तो विलेज बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो नॉर्म में जो आया, ये आया कि पर 1000 एक आशा होनी चाहिए। अब इसमें दूसरी जो स्ट्रेटजी थी एनआरएचएम में, वो ये था कि हेल्थ प्लान बनाना है हर गांव के लिए, जिसको कहा गया विलेज हेल्थ प्लान। और वो बनाएगा कौन, पंचायत हेल्थ समिति। गांव की जो पंचायत हेल्थ समिति है, वो विलेज हेल्थ प्लान तैयार करेगी। आशा क्या करेंगे, आशा का इसमें काम है, आशा जो है वो विलेज हेल्थ प्लान तैयार करेंगी। आशाएं ही गांव में रह के, और किनके साथ मिलके, एएनएम, आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं, इनके साथ मिलके ये विलेज हेल्थ प्लान तैयार कराएंगी आशा। दूसरी चीज थी इंटर सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान तैयार करना। अब ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन के अंडर में आता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन जो है वो तैयार करता है। इसके अंडर में क्या क्या काम आते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, इस लेवल पे ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन के अंडर में आता है। इनका काम क्या था, ये जो फील्ड रिस्पांस मिल रहा है इनको विलेज हेल्थ प्लान के तहत, और स्टेट और नेशनल प्रायोरिटीज पे जो हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन के लिए जो चल, इन सबको एक जगह मिलाना, ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान के अंडर में आता था। हम्म, और इन सब कामों के लिए जो बजट होता था, इम्प्लीमेंटेशन होता था, वो किस लेवल पे होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाँ, कोर यूनिट ऑफ प्लानिंग बजटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, वो कौन सा था, डिस्ट्रिक्ट था। विलेज या सब सेंटर लेवल नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम होता था। अब आशा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो नॉर्म आया, पॉपुलेशन नॉर्म, एक आशा पर 1000 पॉपुलेशन, यानी 1,000 की पॉपुलेशन पे एक आशा का होना मैंडेटरी था हर गांव के लिए। अब इनको का क्या काम, ये एक इंटरफेस का काम करती थी, कम्युनिटी यानी जो गांव के लोग हैं उनके और हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में, ये बीच वाला काम करती थी। हेल्थ केयर सिस्टम इनको ट्रेन करता था, और ये विलेज डोर टू डोर जाके लोगों को वो स्कीम या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का सामान था वो पहुंचाती थी, या जो केयर करनी थी, लाइक नर्सिंग केयर का भी इनके जिम्मे काम था। अगर होम बेस्ड डिलीवरी हो रही है या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, तो इनको उस मदर के साथ हॉस्पिटल तक जाना था और डिलीवरी करवानी थी वहां पे।
और वहां से डिस्चार्ज करवा के घर तक लेके आना था। ये सब काम किनका था? आशा का था। और बेसिकली ये एक ब्रिजिंग का काम करती थी एएनएम और विलेज, क्योंकि सब सेंट्रल लेवल पे कौन था वहां पे? एएनएम। एएनएम का फुल फॉर्म क्या है? मिडवाइफ का नाम सुना होगा सबने। हाँ, मिडवाइफ का नाम सबने सुना होगा। एएनएम का जो फुल फॉर्म आता है वो ऑक्सिलरी नर्स। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। हाँ, नर्सिंग मिडवाइफ, ये इनका फुल फॉर्म है। क्या पता कभी जब एग्जामिनर मजाक करने के मूड में होता है ना, तो यही सारी चीजें पूछ लेता है कि एएनएम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो बहरहाल, ये इनके बीच क्या ब्रिजिंग का काम करते थे, बीच वाला काम। और ये किनको जवाब दे हैं? पंचायत को, यानी विलेज लेवल पे ये अकाउंटेबल टू पंचायत। इनका सिलेक्शन कैसे होता? सबसे पहली चीज तो ये थी, जो आशा में जो औरत आएगी उसकी जो एज होनी चाहिए वो 25 से 45 साल के बीच होनी चाहिए, और वो उसी लोकल कम्युनिटी की रेजिडेंट होनी चाहिए। मतलब जहाँ पे उस आशा का रिक्रूटमेंट होना है वो उसी गांव की, उसी इलाके की होनी चाहिए। और कम से कम उसको 8वीं दर्जे तक वो पढ़ी हुई होनी चाहिए। ये इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। एटलीस्ट 8th क्लास तक उसकी फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। इनका काम क्या था? अब ये जो जो हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चल रहे थे, हाँ, यही हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के जरिए इनको लोगों में अवेयरनेस को क्रिएट कराना था, सबसे पहला काम इनका था। और जो कम्युनिटी थी उनको लोकल हेल्थ प्लानिंग, या जो उनका प्लानिंग ऑलरेडी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना, उनको कैसे इस्तेमाल करना, ये सब बातें इन्हें लोकल लोगों को बताना था। ये इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी। और इनके पास ये डिपो होल्डर्स का काम करती थी। डिपो होल्डर्स में जैसे मलेरिया के लिए प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट में क्या क्यूनिन देते हैं, क्यूनिन देना था। कंट्रासेप्टिव्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना था। या एज ए डॉट्स में ये लोग ट्रीटमेंट की, जो डॉट्स में जो ट्रीटमेंट रिजीम थी उसको पर्सन टू पर्सन इन्हें देना था। लेप्रोसी के लिए जो ट्रीटमेंट मल्टी ड्रग थेरेपी थी वो इनके जरिए लोगों तक पहुंच सकती थी। तो ये सब काम इनको करना था। और लोगों में जागरूकता, कहते हैं ना, लोगों को जागरूक करना था कि आप ये जो प्रोग्राम चले इनके जरिए ना, कहीं आपकी जो प्लानिंग के जरिए फ्री में दवाएं मिल रही हैं, आप जो है लोकल प्रैक्टिशनर से या किसी प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट वाले हॉस्पिटल से ना लेके, बल्कि ये सरकारी जगह है, ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, ये ब्लॉक पे है, यहाँ से जाके आप दवाएं लीजिए। ये इनका काम था। रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ पे वुमेन की काउंसलिंग करनी थी, औरतों की काउंसलिंग करनी थी इनकी। हम्म, वो एक टर्म है ना, एक्ट एज ए डिपो होल्डर। डिपो होल्डर का मतलब वही सारी चीजें, लाइक ओआरएस है, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स है, क्लोरोक्विन है, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट्स है, ओरल पिल्स हैं। ये सब देना था डोर टू डोर जाके, पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि ना ले पाए, तो उनके घर घर जाके इनको पहुंचाना होता था। ये डिपो होल्डर्स का काम करती थी। इसके अलावा प्राइमरी मेडिकल केयर का काम इनका था, और साथ में डार्ट्स प्रोवाइडर भी हैं। विलेज हेल्थ प्लान में इनका उसको डेवलप करना था इनको। इसके अलावा प्रेग्नेंट वोमेन है अगर, तो उसके लिए फैसिलिटी को मुहैया कराना इनका काम था। क्या काम था? इनको वहां तक जाना था, इनके साथ हॉस्पिटल तक जाना था, जो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है वहां पे उनको एडमिट कराना था। और लास्ट में एक टर्म आता है जननी सुरक्षा योजना, उसका इनको पार्ट बनना था। अब जननी सुरक्षा योजना में इनको पार्ट बनना था, उसका इंसेंटिव भी इन्हें मिलता था। और जब जननी सुरक्षा योजना का ये पार्ट बनेंगे तो एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, भी कम होगा। तो ये हेल्प करेंगी उसको भी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए। अब इनका रिसोर्स पर्सन कौन, आशा की ट्रेनिंग कौन कराएगा? आशाओं की ट्रेनिंग कौन कराएगा? एएनएम। हाँ, एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर्स। ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे कि आशा जो रिक्रूट हो रही हैं, जो सिलेक्टेड आशाज हैं, उनकी ट्रेनिंग देनी है, क्या क्या करना है, क्या उनके जिम्मे काम डालना है, क्या उनको डोर टू डोर जाके करना है, कैसे जाना है, क्या कर। तो जितने भी काम थे आशा के जिम्मे, जो भी काम है, उनकी ट्रेनिंग बाकायदा देनी थी। एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर्स इसके लिए जिम्मेदार थे। नेक्स्ट है, अब चलिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स और एएनएम तो इनको आशाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ में साथ आशाओं को लेके आंगनवाड़ी वर्कर्स और क्या क्या काम करना था, उनका क्या रोल था आंगनवाड़ी वर्कर्स का इन आशाओं के साथ मिलके।
तो इसमें दो चार चीज़ें थी। एक तो हेल्थ डे का ऑर्गेनाइजेशन करना था विलेज लेवल पे। हाँ। इसके अलावा एक चीज़ होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ करनी थी। डिपो होल्डर, आपने देख लिया डिपो होल्डर में क्या क्या करना था। डिपो होल्डर एक तो इशू करना था इनको, यही सब ड्रग्स और जितनी भी चीज़ें थी ये आंगनवाड़ी वर्कर्स देंगे आशा को, और ये फिर डोर टू डोर सप्लाई करेंगी। जो एलिजिबल कपल्स होते हैं उनकी लिस्ट को अपडेट करना था। अब एलिजिबल कपल्स क्या होते हैं? एलिजिबल कपल्स कुछ नहीं, बस ये है कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो मैरिड लोग हैं उनमें से कितने लोगों को कंट्रासेप्शन की ज़रूरत है, इसको कहा जाता है एलिजिबल कपल्स। और जो फूड सप्लीमेंट मिल रहे हैं लाइक आयरन फोलिक एसिड है, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें डायरेक्ट क्या मिल रहा है, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं खास तौर से लेडीज़ को। तो वो जो सप्लीमेंटेशन आ रहा है उनको घर घर पहुंचाना, जो एलिजिबल लोग हैं उन तक पहुंचाना, ये काम है आशा का। लेकिन साथ कौन रहेगा इनके? आंगनवाड़ी वर्कर्स। ये दोनों का मिल के काम था। अब एएनएम का काम क्या है? आशाओं के साथ मिलके। एक तो सबसे पहले जो एएनएम वर्कर्स हैं उनको क्या है, आशा के साथ मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कराना है। ईयरली इनकी मीटिंग होती है, इनका रिव्यू होता है। और जो हेल्थ डे है उनको ऑर्गेनाइज कराना, उनमें पार्टिसिपेट करना और गाइड करना, ये एएनएम का काम है आशा के साथ मिलके। जो एलिजिबल कपल रजिस्टर है यहाँ भी था, वही सेम है, इसको अपडेट रखना है। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स को मोटिवेट करना है फॉर एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर के लिए। साथ में एएनएम को क्या करना है, क्योंकि ये मिडवाइफ हैं, जो प्रेगनेंसी की डेंजर साइंस होती हैं उनको आशाओं को बताना है ताकि ये फौरन उनको रिफ़र करें हायर सेंटर्स पे। इसके अलावा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ये आशाओं को दी जाती है ताकि वो, भाई आशा क्या है उसी लोकेलिटी की है, तो वो घर घर सबको जानती है, वो हर घर जाके लोगों को अवेयरनेस लोगों में क्रिएट कर सकती है। हाँ, तो अब बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है प्लान तो करना चाहते हैं लेकिन उन तक ओसीपीज नहीं पहुंच रही हैं, या जो मेथड है कंट्रासेप्शन के वो नहीं मिल पा रहे। तो हो सकता है आशाएं यहाँ पे एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। वो घर घर जाती हैं, डोर टू डोर लोगों से मिलती हैं, किसी ने कहा उसे ज़रूरत है, इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। तो आशाओं का ये एक बहुत अच्छा रोल था। अब आशाओं के काम का जो इवैल्यूएशन कैसे होगा, मॉनिटरिंग कैसी होगी, ये चीज़ थी। सबसे पहले जो प्रोसेस सिंडिकेटर्स जो रिक्रूटमेंट लेवल पे हो रहे थे कि कितनी आशा सेलेक्ट हुई, उनमें से कितनों को ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग देने के बाद 1 साल के बाद इनकी रिव्यू मीटिंग होती है, उनमें कितनी आशाओं ने पार्टिसिपेट किया, कितनी आशाओं की अटेंडिंग वहाँ पे थी। तो ये चीज़ थी प्रोसेस इंडिकेटर्स। अब दूसरी थी, जब इनको ट्रेनिंग दे दी गई, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गई, इन्होंने क्या क्या काम किया, दैट इज आउटकम इंडिकेटर। आउटकम इंडिकेटर में ये था इन्होंने कितने न्यूबॉर्न का वेट किया, कितनी फैमिलीज को काउंसिल की। हम्म, इसके अलावा स्किल असिस्टेंस दिलवाई कि नहीं दिलवाई डिलीवरीज में, कितनी डिलीवरीज को ये लेके गए इंस्टीट्यूशन तक, ये सब इनका काम था। और जननी सुरक्षा योजना क्लेम किया कितनी आशाओं ने, इसमें पैसा पैसा मिलता है इंसेंटिव आशाओं को। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन में आशाओं का क्या रोल रहा, वो भी ये इनका इंडिकेटर है। जो अनमेट नीड है बिलो पॉवर्टी लाइन में, कितने परसेंट इन्होंने उसको देखा, और कितने परसेंट फीवर केसेस थे जिनको इन्होंने क्लोरोक्विन दिया। एंडेमिक एरिया में जहाँ पे मलेरिया एंडेमिक है वहाँ पे फीवर का कोई भी केस, देखिए जो एंडेमिक एरिया होते हैं मलेरिया के, वहाँ पे फीवर का कोई भी केस मिले, वो तो डोर टू डोर गए हेल्थ वर्कर्स, उन्होंने स्लाइड बनाई ब्लड लेके, उसका रिजल्ट तो 2-4 दिन बाद आना है, लेकिन जैसे ही वो ब्लड का सैंपल लेते हैं फॉरन प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट के तौर पे उन्होंने क्लोरोक्विन उसको दे दी। एंडेमिक एरिया में ये किया जाता है। ये इसके आउटकम इंडिकेटर्स थे। अब इम्पैक्ट इंडिकेटर, आउटकम इंडिकेटर ये था कि इन्होंने, हो सकता है कि भाई वो घर ना गई हो, ऐसे ही फर्जी उन्होंने बना के लिख दे दी हमने इतने बच्चों का वजन किया था, इतनी फैमिलीज को हमने काउंसिल किया, इनको हमने कंट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उसका आउटकम भी तो कुछ निकलना चाहिए। जो इनका इंडिकेटर था, इस इंडिकेटर का भी तो एक असर आना चाहिए। तो उसका असर कैसे देखना था, दैट इज इम्पैक्ट इंडिकेटर। अब इम्पैक्ट इंडिकेटर में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेस्ट है। इसके अलावा चाइल्ड माल न्यूट्रिशन रेट्स एंड नंबर ऑफ केसेस ऑफ टीबी या लेप्रोसी डिटेक्टेड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर,
पिछले साल कितने केस आए थे ट्यूबरक्लोसिस के या लेप्रोसी के, और इन आशाओं की ट्रेनिंग के बाद जब ये लोकेलिटी में गई तो एक साल के बाद फिर कितने टीबी के केस या लेप्रोसी केस। क्यों? क्योंकि डिपो होल्डर थे, ये टीबी की डॉट्स के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल थे और मल्टी ड्रग थेरेपी में भी ये ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। हो सकता है इन्होंने ना डिस्ट्रीब्यूट किया हो, तो जो केस पहले आ रहे थे उससे ज्यादा आगे, दैट मीन्स कि आशाओं ने अपना काम सही से नहीं किया है। इसको कहा जाता है इम्पैक्ट इंडिकेटर। इसकी इस तरीके से मॉनिटरिंग होती है। तो आशा में जो ये आशाओं का ये काम था, ये वाला पार्ट तो चलिए ठीक है। प्रोसेस इंडिकेटर्स क्या होंगे, इम्पैक्ट इंडिकेटर क्या होगा। सबसे पहले चीज तो आशा का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, और नॉर्म क्या है। आशा मतलब कितनी पॉपुलेशन पे एक आशा होनी चाहिए। एक तो ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज होती है इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए अप टू 8th क्लास। हाँ, उसी लोकेलिटी की होनी चाहिए, 15 से 45 साल की एज की होनी चाहिए। ये चार चीजें जो है वो इस पूरे टॉपिक से निकल के आती है आशा के। नेक्स्ट जो है वो जननी सुरक्षा योजना, ये लास्ट टॉपिक है इसका, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का। अब जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुआ था? 12 अप्रैल 2005। 2005 में जननी सुरक्षा योजना ऐसा नहीं है, इससे पहले से ये चल रही थी एक स्कीम। वो थी नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, उसी को मॉडिफाइड करके उसका नाम दे दिया गया जननी सुरक्षा योजना। 2005 में 12 अप्रैल को ये लॉन्च हुई थी। इसका क्या काम था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट थी उसको कम करना था। अब वो था ना, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कितनी होनी चाहिए? <1/10,000। और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितनी होनी चाहिए? 25/10,000। यही तो था ऑब्जेक्टिव में नेशनल हेल्थ मिशन के। तो बेसिकली इसका भी ऑब्जेक्टिव वही था। कैसे करना था? ज्यादातर कोशिश ये करनी थी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी डिलीवरी जो हो वो किसी हॉस्पिटल में हो। हाँ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए उसकी। खास तौर से पुअर वुमेन जो हैं, जो डिप्रीव्ड हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन सेक्शन के लोग हैं, उनमें खास तौर से ये चीज इस योजना के तहत चलाई गई थी। अब इसका जो फीचर्स था, मेन फीचर्स ये था कि ये जो पूरी योजना थी ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी। सेंटर इसका पैसा देगा पूरा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो दो चीजें थी, एक तो कैश मिलता था, जो प्रेग्नेंट लेडी थी अगर उसकी हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरी हो रही है तो उसको कैश भी मिलता था, और साथ में फ्री में उसकी डिलीवरी भी होती थी, और वहां जब तक वो रह रही है उसका पूरा इलाज हो रहा है। दैट इज इंस्टीट्यूशनल केयर भी वहां पे उसको प्रोवाइड हो रही है। ये इसका मेन फीचर्स था। एलिजिबिलिटी क्या थी? कैश असिस्टेंट मतलब कैश किनको मिलेगा। दो तरीके से अब इस पूरी योजना में, जो जनरल सुरक्षा योजना है, स्टेट्स को दो तरीके से बांटा गया। एक तो था लो परफॉर्मिंग स्टेट, एक हाई परफॉर्मिंग स्टेट। अब वो उनकी क्राइटेरिया थी, उसको नहीं देखना है। लो परफॉर्मिंग स्टेट्स जो थे वहां पे जितनी भी औरतें हैं, अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज उनकी हो रही है तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। और हाई परफॉर्मिंग स्टेट में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी। एक तो ये थी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वोमेन होनी चाहिए 19 ईयर्स या उससे एबव की, पॉवर्टी लाइन वोमेन। और यहाँ पे लो परफॉर्मिंग स्टेट में कोई भी लेडी हो, पॉवर्टी लाइन का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। अमीर हो गरीब हो कोई भी, अगर वो क्लेम करेगी तो उसे मिलेगा। लेकिन हाई परफॉर्मिंग स्टेट में ये था बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी वही बीपीएल। उसमें जो लेडीज थी 19 ईयर्स या उससे एबव की, और साथ में एससी एसटी की प्रेग्नेंट वोमेन है। हाई परफॉर्मिंग स्टेट में सिर्फ इन्हीं लोगों को पैसा मिलना था। और लो परफॉर्मिंग स्टेट में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर उसे पैसा चाहिए वो क्लेम करेगी तो उसे मिलेगा। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी थी, लिमिटेशन थी। जैसे लो परफॉर्मिंग स्टेट में तो जितनी भी बर्थ हो रही हैं, जितनी भी बर्थ हो रही है इंस्टीट्यूशंस में, वहां पे उनको कैश मिलेगा चाहे जितना भी मिले। लेकिन हाई परफॉर्मिंग स्टेट में सिर्फ 2 लाइव बर्थ, हाई परफॉर्मिंग स्टेट में अप टू 2 लाइव बर्थ कैश मिलना था, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। अब कितना मिलेगा ये भी तो है, कितना मिलना चाहिए। तो इस तरीके से इसको ऐसे बांटा गया, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। हाँ, रूरल एरियाज में लो परफॉर्मिंग स्टेट, हाई परफॉर्मिंग स्टेट, उसी तरीके से अर्बन एरियाज में भी लो परफॉर्मिंग स्टेट और हाई परफॉर्मिंग स्टेट, इस तरीके से दिए गए। तो रूरल एरियाज में जो लो परफॉर्मिंग स्टेट थे वहां पे जो मदर्स पैकेज था यानी प्रेग्नेंट लेडी का, उसका था 1400, 1400 रुपये। और आशा का कितना पैकेज था? 600। टोटल पैकेज आया
2000 का। ये याद रखिएगा। लो परफॉर्मिंग स्टेट रूरल एरियाज का है, मदर्स पैकेज है 1400, आशा का पैकेज है 600, टोटल पैकेज 2000। इसके अलावा हाई परफॉर्मिंग स्टेट अगर है तो वहां पे मदर्स पैकेज घट जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है 700, और आशा का पैकेज आ जाता है सिर्फ 200 रुपए तक, टोटल पैकेज हो गया 900 का। ये रूरल एरिया की बात थी। अब अर्बन एरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है वहां पे मदर पैकेज आ गया 1000 का, आशा का 200, और हाई परफॉर्मिंग स्टेट में मदर्स पैकेज आ गया 600 पे, आशा का 200, टोटल पैकेज 1200 एंड 800। तो अब इसमें जो याद रखने की चीज है ये है कि हाई परफॉर्मिंग स्टेट है, चाहे कहीं का भी हो, हाई परफॉर्मिंग स्टेट है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ अप टू 2 लाइव बर्थ, अप टू 2 लाइव बर्थ, यहीं तक कैश असिस्टेंस मिलनी है। लेकिन लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं तो जितनी भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरी हो रही है, वहां पे पैसा मिलेगा। अब इसमें आशा का अलग पैकेज है, क्योंकि आशा क्या करती है, साथ में जाती है वहां, तब तक स्टे करती है जब तक कि हॉस्पिटल से उस की डिलीवरी होने के बाद डिस्चार्ज नहीं हो जाता। आशाओं को वहां पे रहना है, न्यूबॉर्न केयर में भी उन्हें साथ देना है। तो आशा का अलग पैकेज है, मदर्स अलग पैकेज है। ये तो हो गई इसकी बात। ये लास्ट टॉपिक है। अब यहाँ पे कोई ये एक सवाल होना चाहिए था साहब, आशा की सैलरी कितनी होती है? देखिए, आशाओं की कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है, स्टेट वाइज अलग अलग